नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक और ये टॉपिक है हमारा स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण। अगर आपने सिलेबस देखा होगा यूपी पीजीटी का, यूपी हायर का, या आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम को, तो वहाँ पर ये टॉपिक लिखा गया है स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। पश्चिमीकरण की अवधारणा हमारी पूरी हो चुकी है। एम.एन. श्रीनिवास का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास के टॉपिक के बाद एक नए थिंकर को शुरू करने से पहले जरूरी है कुछ छोटी छोटी अवधारणाओं को और बेहतर तरीके से समझ लिया जाए। स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से है? अगर आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट रेडफील्ड, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में ग्रामीण समाज में, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा और माफ कीजिएगा लघु परंपरा और बृहद परंपरा की निरंतरता को बताया था कि लघु परंपरा क्या है, बृहद परंपरा क्या होती है। ये विचार किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लेकिन कोई परंपरा लघु से बृहद और बृहद से लघु कैसे बनती है, इस अंतःक्रिया को स्पष्ट किया किसने? मैकिम मैरियट ने। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं, याद रखिए, परंपराओं के बारे में। ये टॉपिक जो है, इस पहले इस टॉपिक के सार को समझते हैं। तो हुआ क्या, जो मैकिम मैरियट हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया। तो गांव का नाम याद होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने जो लघु परंपरा दीप परंपरा का इंटरेक्शन हो रहा था, कि क्या किसी क्षेत्र में जो नई परंपरा शुरू हुई है, क्या ये वहां की परंपरा थी कि बाहर से कोई परंपरा लागू हुई है, या राष्ट्रीय परंपरा नीचे स्तर पर लागू हो गई है, या किसी गांव की परंपरा राष्ट्रीय रूप ले चुकी है। इसी अंतःक्रिया को समझने के दौरान इन्होंने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा का इस्तेमाल किया। अब महत्वपूर्ण पहले टॉपिक के सार को समझ लीजिए। तो हम पहले देखते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार और लघु परंपरा बृहद परंपरा क्या होती है, तभी हम समझ पाएंगे स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण क्या होता है। तो लघु परंपरा क्या होती है? ऐसी परंपरा जो किसी गांव तक सीमित होती है, किसी सीमित क्षेत्र तक सीमित होती है। यानी हर वो रीति रिवाज, हर वो त्योहार, हर वो लोक देवता, लोकगीत जो किसी गांव तक या किसी क्षेत्र तक सीमित होता है, इसे कहते हैं लघु परंपरा। लेकिन बृहद परंपरा क्या होती है? जो पूरे देश में फैली होती है, जो मुख्य धारा की संस्कृति से जुड़ी होती है, जो उच्च धार्मिक ग्रंथों में जिसका उल्लेख होता है। अब जैसे हमारे ग्रंथों में दीपावली है, दशहरा है, ठीक है, इनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक है, होलिका दहन की कहानी हमारे पुराणों में देखने को मिलती है। रामायण महाभारत में कई सारी कहानी किससे देखने को मिलते हैं। यानी हर वो परंपरा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिसका उल्लेख है और जो पूरे भारत में फैली हुई है और जो हमारी मुख्य संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, उस परंपरा को हम क्या कहते हैं? बृहद परंपरा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बृहद परंपरा का मतलब हर वो परंपरा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखित है, हर वो परंपरा जो हमारी मुख्य धारा की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई है, हर वो परंपरा जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में फैली हुई है, उसे हम कहते हैं बृहद परंपरा। लेकिन वो परंपरा जो किसी गांव में या सीमित क्षेत्र तक होती है, जो स्थानीय देवी देवताओं, लोक गीतों, स्थानीय त्योहारों तक सीमित होती है, जिसका लिखित रूप में कोई वर्णन नहीं होता है, ठीक है, उसे कहते हैं लघु परंपरा। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वभौमिकरण के बारे में। तो दिमाग में बैठा लिया आपने, लघु परंपरा दीर्घ परंपरा का विचार मैकिम मैरियट का नहीं है, रॉबर्ट रेडफील्ड का था। उन्होंने बस लघु परंपरा दीर्घ परंपरा में जो परिवर्तन होता है उसे समझाने के लिए स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्वभौमिकरण के बारे में। पहले इसके अर्थ को समझिए। जब कोई भी लघु परंपरा या स्थानीय परंपरा, स्थानीय त्योहार, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है और आने वाले हमारे धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा बना दी जाती है। यानी जब कोई भी छोटी सी परंपरा, छोटा सा लोकगीत या छोटा सा कोई त्योहार था, स्थानीय त्योहार था, ठीक है, स्थानीय देवी देवता थे, वो धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचारित हो जाते हैं, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में की कहानी किस्सों का हिस्सा बन जाते हैं। तब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं सार्वभौमिकरण। यानी जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर चलती है, बॉटम अप ऑपरेट होती है, बॉटम से अप की तरफ जाती है, यानी छोटे से गांव से निकलकर पूरे के पूरे देश में कोई परंपरा फैल जाए, इसे कहते हैं सार्वभौमिकरण।
क्लियर यहाँ तक? तो इसे सार्वभौमिकरण समझ में आ गया। अब सार्वभौमिकरण की शुरुआत जो मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? मिल्टन सेंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड से मानी जाती है। लेकिन इसे बाद में स्पष्ट किसने किया? मैकिन मैरियट ने स्थापित किया था। तो मैकिन मैरियट ने कहा कि जब भी कोई लघु परंपरा किसी गांव या स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती है तो यही होता है सार्वभौमिकरण। क्लियर? तो सार्वभौमिकरण क्या होता है ये तो स्पष्ट हो गया। अब सार्वभौमिकरण में होता क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी, ये भी जानना भी जरूरी है। तो पहली बात तो सार्वभौमिकरण में क्या होगा, हर उस परंपरा को, हर उस देवी देवता को क्या होगा, हमेशा स्थानीय परंपराओं को उच्च ग्रंथों में जगह मिल जाएगी। पहली विशेषता तो ये होगी, ग्रंथों में आपको स्थान मिल जाएगा। मान लीजिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कोई त्योहार है, कोई देवी देवता है, धीरे धीरे वो फैलता, उनका विस्तार होता चला गया, लोगों में उनको उनके प्रति जिज्ञासा जागी, उनके प्रति भक्ति भाव जागा, धीरे धीरे किसी हमारे धार्मिक ग्रंथों से उनको जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, उसको धार्मिक ग्रंथों में जगह मिल गई। तो पहला काम तो ये होता है सार्वभौमिकरण में। दूसरा, संशोधित रूप। अब जो परंपरा बन रही है वो लघु परंपरा पहले लघु क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन जैसे वो बृहद परंपरा में शामिल हुई वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। सीधी सी बात है, जैसे होली गुजरात में अलग तरीके से मनाई जाती है, राजस्थान में अलग तरीके से मनाई जाती है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अलग तरीके से मनाई जाती है और उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से मनाई होती है। लेकिन होली सब मना रहे हैं, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से स्थानीय परंपरा जब बृहद परंपरा का रूप लेती है तो उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा वो रिफाइन हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। ठीक है। तीसरा, विस्तार। लघु परंपरा एक स्थान से निकलकर क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है। तो ये सार्वभौमिकरण की तीसरी विशेषता है कि जहां पर लघु परंपराएं क्या होती हैं, बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में फैल जाती हैं और सार्वभौमिक रूप से क्या होता है, सभी लोग उस परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। ये तीसरी विशेषता है सार्वभौमिकरण की। चौथा, अस्तित्व। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लघु परंपरा समाप्त हो जाती है, कि वो छोटे से गांव से निकल के जो परंपरा थी गांव में वो परंपरा खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो अपना और विकास कर लेती है। तो लघु परंपरा नष्ट नहीं होती है इसमें कि कोई स्थानीय त्योहार था अब उसको सभी लोग मनाने लगे तो स्थानीय त्योहार का महत्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो तो और विकसित हो जाएगा। ठीक है। और पांचवा, इससे क्या होता है, लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बीच में संवाद बढ़ता है, समुदायों के बीच में संवाद क्रिएट हो जाता है, यात्राएं शुरू हो जाती हैं, लोगों में उसके प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाती है। आप देखिए, एक समय छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मनाया जाता था और उसे स्थानीय त्योहार के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ठीक है, गोवा में, आपके कर्नाटक में, केरल में, हर जगह पर क्या होता है, गुजरात में, हर जगह पर छठ पूजा मनाई जाती है। तो छठ पूजा केवल अब बिहार का स्थानीय त्योहार नहीं है, झारखंड का स्थानीय त्योहार नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्थानीय त्योहार नहीं है, अब वो पूरे भारत में फैल चुका है। ठीक है, भारत में सभी लोग, अधिकतर जात समाजों में, सभी देशों, अभी क्षेत्रों में, अधिकांश जिलों में इस त्योहार को मनाया जाने लगा है। ऐसा भी नहीं कि केवल बिहारी समुदाय के लोग ही मना रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो बिहारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस त्योहार की महत्ता को देखते हुए इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी एक लघु परंपरा, एक स्थानीय परंपरा धीरे धीरे सार्वभौमिक होती जा रही है। यही होता है सार्वभौमिकरण की विशेषता। ठीक है। अब सार्वभौमिकरण के कुछ उदाहरण देखिए, मैकिन मैरियट ने कुछ उदाहरणों की बात करी है। सबसे पहला है गोवर्धन पूजा। देखिए, किशनगढ़ी गांव में इन्होंने अध्ययन करते हुए ये पाया कि स्थानीय लोग क्या करते हैं, मिट्टी और गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, गोवर्धन ये बनाते हैं, उसके देवता की तरह उसकी पूजा करते हैं। ये एक लघु परंपरा थी। ठीक है, कहां पर, किशनगढ़ी गांव में। लेकिन फिर क्या हुआ, इस परंपरा को भगवान कृष्ण से जुड़े जो साहित्य हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें इस परंपरा का मेंशन कर दिया गया और धीरे धीरे यही परंपरा क्या हो गई, पूरे भारत में फैल गई और आज गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट पूजा होती है। यानी किशनगढ़ी गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा जो पूजा पाठ हो रही थी, जो गोबर का एक गोवर्धन बनाकर उसकी देवता की तरह पूजा जा रहा था, उसे धार्मिक ग्रंथों में जगह मिली, उसे हमारे पौराणिक गाथाओं से उसे जोड़ा गया और आज पूरे भारत में गोवर्धन पूजा होती है, पूरे भारत में अन्नकूट पूजा होती है, विशाल पैमाने पर होती है। यानी ये क्या हो गया, लघु परंपरा दीर्घ परंपरा में कन्वर्ट हो गई और इसी को कहा गया सार्वभौमिकरण। एक और उदाहरण देखिए, जैसे छठ पूजा केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में होती थी, धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और आज ये भारत के अधिकतर राज्यों में होने लगी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आज पूरे भारत में होती है। फिजी में, मॉरिशस में जो बिहारी सब कम्युनिटी रहती है, वहां पर भी छठ पूजा मनाई जाती है।
धीरे धीरे छठ का विस्तार होता चला गया। ये भी क्या है, अपने आप में सार्वभौमिकरण का उदाहरण है। क्लियर। अब आता है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण का ठीक उल्टा है। अब हम बात करते हैं स्थानीयकरण की। ये सार्वभौमिकरण का ठीक उलट है, विपरीत है। यानी जब कोई परंपरा जो धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित थी, पौराणिक गाथाओं में जिसका उल्लेख था, पूरे भारत में वो फैली हुई थी परंपरा, लेकिन धीरे धीरे वो किसी लोकल लेवल पर पहुंच जाती है, किसी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचती है, स्थानीय स्तर तक पहुंचती है, तो इसी को कहा जाता है स्थानीयकरण। तो इसका मतलब ये नहीं कि बृहद परंपरा खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि बृहद परंपरा का विस्तार नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक हो रहा है। यानी किसी त्योहार को पूरे भारत में मनाया जाता था, देवी देवता की पूजा होती थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे अपने हिसाब से ढाल लिया, अपने माहौल के हिसाब से, अपने स्थानीय शब्दों के हिसाब से उसको ढाल दिया। ये क्या कहलाता है, स्थानीयकरण कहलाता है। यानी जब कोई राष्ट्रीय परंपरा स्थानीय रंग के अनुसार क्या हो जाती है, अपने आप को ढाल देती है, उसकी शब्दावलियां, उसकी कहानी किस्से स्थानीय भाषाओं से, स्थानीय मान्यताओं से अनुसार ढल जाते हैं, इसी को कहा जाता है स्थानीयकरण। ठीक है। यहाँ पे अप्रोच कौन सी होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। वहां पर कौन सी अप्रोच थी सार्वभौमिकरण में, ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच थी। यहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। यानी ऊपर की राष्ट्रीय परंपराएं नीचे परंपराएं फैलना शुरू करती हैं, और नीचे ग्रास रूट लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय स्तर पर वहां की भाषा, वहां की संस्कृति, वहां की बोली, वहां के कहानी किस्सों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, इसे कहते हैं स्थानीयकरण। यह ठीक सार्वभौमिकरण के इनवर्स है, ठीक उल्टा प्रक्रिया होती है। ठीक है। वैसे तो स्थानीयकरण का जो शब्द है वो किसने दिया है, मॉरिस ऑपलर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्थानीयकरण शब्द है ये मॉरिस ऑपलर ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे बृहद परंपरा से लघु परंपरा के स्थानांतरण के रूप में समझाने का प्रयास किसने किया, इस शब्द के माध्यम से मैकिम मेरिट ने किया। अब स्थानीयकरण में होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। स्थानीयकरण में पहली बात तो ये होती है कि अभी तक जो राष्ट्रीय परंपरा चली आ रही थी, उसका जो स्थानीय स्तर पर जब पहुंचती है, तो स्थानीय स्तर पर तो किसी चीज का लिपिबद्ध रूप होता नहीं है, तो जो लिखा हुआ था वैसा नहीं माना जाता, यानी उसका साहित्यिक रूप समाप्त हो जाता है। यानी किताबों शास्त्रों में जो स्वरूप था वैसा स्वरूप स्थानीय स्तर पर नहीं होगा। मान लीजिए जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, जैसे रक्षाबंधन है, या कोई दिवाली है, दीपावली है, या होली है, या कोई भी राष्ट्रीय पर्व जो हम पूरे भारत में मनाते हैं, जैसे दुर्गा अष्टमी है, नवरात्रि है, तो पूरे भारत में दुर्गा अष्टमी होती है, पूरे भारत में दुर्गा पूजा होती है। लेकिन उत्तराखंड के, हिमाचल के किसी गांव में उस दुर्गा पूजा के समय या नवरात्रि के समय स्थानीय स्तर पर जैसा लिखा गया है पुराणों में और वेदों में और शास्त्रों में, वैसा न करके स्थानीय स्तर पर कोई स्थानीय देवी की पूजा होने लगी। माता दुर्गा की पूजा की जगह स्थानीय देवी की पूजा करने लगे उस दिन। यानी जो लिखा गया था वैसा स्वरूप नहीं है, इसे ही कहेंगे स्थानीयकरण। तो पहली बात तो जो साहित्य में लिखा होता है, बृहद परंपराएं जो लिपिबद्ध होती हैं, किताबों में जिनके बारे में कहानी किस्सा लिखा होता है, जिनका उल्लेख पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में होता है, वैसा स्वरूप देखने को नहीं मिलता स्थानीयकरण में। ये पहली विशेषता होती है। दूसरा, यहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि लघु परंपरा, जब बृहद परंपरा नीचे स्तर पर फैलती है और लघु परंपरा का रूप लेती है, तो लोकल कल्चर, लोकल भाषा, लोकल संस्कृति, वहाँ की खान पान, इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आ जाती है। लोगों के प्रति जो होता है उसके पीछे तर्क नहीं होता है, लोग तर्क के आधार पर ही सोचते हैं, लोग अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर उस परंपरा को आत्मसात करते हैं। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा, कम व्यवस्थित होती है, यानी परंपरा अपना व्यवस्थित रूप खो देती है और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार ढल जाती है। जैसे आप देखिए, होली पे आप गुजिया खाते हैं, होती है ना, मीठी गुजिया खाते हैं, तो होली के समय गुजिया बनती है। लेकिन मान लीजिए होली के समय स्थानीय स्तर पर गुजिया न बनाकर वो अपना स्थानीय पकवान बनाने लगे, तो क्या होगा, ये अपना क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो परंपरा चली आ रही थी कि गुजिया होली के दिन गुजिया बनती है होली के अवसर पर, लेकिन स्थानीय लोगों ने क्या किया, अपने पकवान को बनाया, गुजिया छोड़ दी, तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर लिया। ऐसा नहीं कि जो लिखा गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है वही हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने हिसाब से ढाल लिया, अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित कर लिया। इसके अलावा सुकुड़ना, बृहद परंपराएं सुकुड़ने लगती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्थानीय विश्वास और व्यवहार से प्रभावित होने लगती हैं। जब किसी भी राष्ट्रीय त्योहार को किसी ग्रास रूट लेवल पर, स्थानीय गांव में या पहाड़ी इलाकों में अगर उस पर्व को आप देखेंगे, तो एक अलग तरीके से उसको ढाल दिया जाता है। जैसे देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है,
ठीक है, तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा हो रही है, लेकिन हो सकता है कि किसी पहाड़ी इलाके में, किसी जनजातीय इलाके में भगवान शंकर की पूजा, सावन की पूजा वैसी ना हो जैसे पूरे भारत में हो रही है। वो सब अपने स्थानीय कहानी किस्से, स्थानीय देवी देवताओं से जोड़कर देख रहे हो, ये भी हो सकता है। तो बृहद स्थानीयकरण में यही सब होता है, यानी बृहद परंपरा अपना लिखित रूप का जो महत्व था वो खो देती है, पहली बात तो ये। दूसरा, बृहद परंपरा स्थानीयता के अनुसार ढल जाती है। तीसरा, वो कम व्यवस्थित हो जाती है, सिस्टमेटिक नहीं रह पाती है, क्योंकि इसे स्थानीय समाज के हिसाब से, स्थानीय परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि स्थानीय भावनाएं उसमें जुड़ जाती हैं, स्थानीय विश्वास उसमें जुड़ जाता है। तो राष्ट्रीय त्योहार के प्रति कोई पूरे भारत में त्योहार मनाया जा रहा था, हो सकता है वो उस परंपरा को स्थानीय लेवल पर अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। एक उदाहरण से समझेंगे उसको आप तो आसान हो जाएगा। जैसे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन स्थानीय भाषा में जब किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया मैकिम मेरिट ने, तो उन्होंने ये बताया कि अलीगढ़ के पास किशनगढ़ी गांव में मकर संक्रांति का शब्द का नाम ही चेंज हो गया। यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, संक्रांत कहते हैं, संक्रांति नहीं कहते हैं, संक्रांत कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, जो गोबर के उपले होते हैं उसे बनाकर दान किया जाता है। अब ये गोबर के उपले बनाकर दान करना, इसका ये स्थानीय रिवाज जोड़ दिया गया कि जब भी मकर संक्रांति होगी पूरे भारत में, तो किशनगढ़ी गांव के लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति नहीं, उसका नाम चेंज कर दिया और संक्रांत कहते हैं। पूरे भारत में मकर संक्रांति में पतंगे उड़ाई जाती हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गोबर के उपले दान किए जा रहे हैं। यानी एक नई परंपरा जोड़ दी। त्योहार तो वही है, पर्व वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्थानीय पुट, लोकल पुट दे दिया, स्थानीयकरण कर दिया उसका। इसे कहते हैं स्थानीयकरण का सबसे अच्छा उदाहरण। ऐसा ही आप देखिए, पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है, भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर पूरे भारत में बृहद परंपरा, पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन किशनगढ़ी गांव में देखा इन्होंने कि इस दिन क्या होता है, लोग अपने पशुओं को सजाते हैं, पशुओं को सजाएंगे, पूजेंगे। ठीक है, स्थानीय रिवाज जोड़ दिया। जबकि इस दिन पशुओं को सजाने का, पूजने का क्या लॉजिक था, भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे हैं, इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन इस दिन स्थानीय लोगों ने क्या किया, स्थानीय स्तर पर अपने पशुओं को सजाया जाएगा, ठीक है, उन्हें पूजा जाएगा। ये एक नई परंपरा शुरू हो गई। यानी कहने को दीपावली है, लेकिन क्या हुआ, एक नई परंपरा इसमें जोड़ दी गई, एक नए रीति रिवाज इसमें जोड़ दिए गए, जिसका उल्लेख ग्रंथों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की रामायण में, कि इस दिन पशु को सजाया जाता है। ठीक है, दीपावली की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय परंपरा में जोड़ दिया गया। ये होता है स्थानीयकरण, यानी बृहद परंपरा स्थानीय के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और कुछ परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाला जाता है। क्लियर? आपने थोड़ा सा एक उदाहरण देखा होगा, जैसे रामायण में, महाभारत में कई सारे पात्र हैं। स्थानीयकरण में क्या हुआ, उन पात्रों को अपना लोकल देवी देवता बना लिया गया, उन पेड़ पौधों को अपना लोकल देवी देवता बना लिया गया। ये भी क्या है अपने आप में, ये भी तो स्थानीयकरण हुआ। यानी जो महान ग्रंथ लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए हैं, रामायण है, महाभारत है, ये महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों में जो पात्र हैं, उन पात्रों को भी स्थानीय स्तर पर क्या बना लिया गया, अपनी देवी देवता के रूप में पूछने लगे। जैसे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के इलाके में अश्वत्थामा की पूजा होती है। ठीक है, बेगा जनजाति में मेघनाथ की पूजा होती है, सॉरी कोरकू जनजाति में मेघनाथ की पूजा होती है, मंदसौर में रावण की पूजा होती है। तो ऐसे स्थानीय स्तर पर क्या हुआ, जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में था, स्थानीय स्तर पर उनको पूजा जाने लगा। तो ये भी क्या है, अपने आप में स्थानीयकरण है। क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों का चार्ट समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो सार्वभौमिकरण क्या होता है, जब नीचे की लघु परंपरा बृहद परंपरा का रूप लेती है, जिसे कहते हैं सार्वभौमिकरण। लेकिन जब बृहद परंपरा लघु परंपरा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इसे कहते हैं स्थानीयकरण। ठीक है, छोटे क्षेत्र की परंपरा पूरे विश्व में या पूरे देश में फैल जाए, इसे कहेंगे सार्वभौमिकरण। जब बड़े क्षेत्र की कोई परंपरा किसी गांव में, किसी स्थानीय स्तर तक पहुंच जाए और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले, इसे कहते हैं स्थानीयकरण। स्थानीय परंपरा संस्कृत या शास्त्रीय रूप ले लेती है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का पार्ट बन जाती है। ठीक है, हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती है, हमारे पौराणिक गाथाओं का हिस्सा बन जाती है स्थानीय परंपरा, तो ये बन जाता है सार्वभौमिकरण। लेकिन जो हमारा सार्वभौमिक परंपराएं थी, जो हमारी बृहद परंपराएं थी, जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जिनका उल्लेख था, जब वो स्थानीय रूप ले लेती हैं, स्थानीय रूप में बदल जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्थानीयकरण। ठीक है, जैसे गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, ये अपने आप में क्या है, सार्वभौमिकरण है।
पहले छोटे स्तर पे होती थी, अब पूरे भारत में होने लगी। वहीं संक्रांत है, पशु पूजा है, ठीक है, दीपावली के दिन पशु पूजा हो रही है या संक्रांत हो रही है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके स्थानीयकरण। क्लियर? तो सार्वभौमिकरण क्या हुआ, स्थानीयकरण क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये परंपराओं का एक चक्र समझ लीजिए। जब भी बृहद परंपरा लघु परंपरा के रूप में कन्वर्ट होती है, इसे कहते हैं स्थानीयकरण। जब लघु परंपरा सार्वभौमिक बृहद परंपरा का रूप लेती है तो इसे कहते हैं सार्वभौमिकरण। कई बार कंफ्यूजन होता है कि स्थानीयकरण क्या है, सार्वभौमिकरण क्या है। तो लोगों का सोचना यह है कि जब बड़ी परंपराएं नीचे फैल जाती तो सार्वभौमिकरण हो गया। नहीं, बड़ी परंपराएं जब नीचे लेवल पर फैल जाती हैं तो स्थानीयकरण हो रहा है, और छोटी परंपरा बड़ी परंपरा का रूप ले ले, कोई स्थानीय त्योहार पूरे भारत में मनाए जाने लगे तो उसका विस्तार हो गया ना, तो इसे कहते हैं सार्वभौमिकरण। तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए चार्ट को, इस डायग्राम को अच्छे समझ लीजिए। क्लियर? और अब ये बात भी क्लियर हो गई होगी, लघु परंपरा बृहद परंपरा का विचार किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लेकिन इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण के माध्यम से के रूप में, ये समझाया है मैकिन मैरियट ने। आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण के बारे में। क्लियर? हाँ, थोड़ा सा विज्ञापन समझ लीजिए, विज्ञापन ही कहेंगे इसको लेक्चर के बाद। तो अगर जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लैपटॉप पर, मोबाइल पर, दोनों सिस्टम पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हायर का बैच भी हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है, नोटिफिकेशन आने वाला है हायर का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसका बैच भी अलग से शुरू किया जा चुका है। यूपीपीजीटी का बैच हमारा 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 6 जुलाई से तो बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको सारे लेक्चर फिर से उपलब्ध कराए जाएंगे। सारे लेक्चर जो टॉपिक हो चुके हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी टेस्ट पेपर संडे को पेपर होते हैं, वो सब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।